क्षेत्रीय पार्टियों की पहचान ही कांग्रेस विरोध थी, आज ये पार्टियां वही भूल गई है। कांग्रेस का दामन थामे वो भाजपा को विरोध करना चाहती है, पर अपनी पहचान खुद अपने हाथों से लुप्त करके, या ये संभव है? वरिष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर ने दिवाली स्पेशल एडिशन में इस मुद्दे का विश्लेषण किया था और ये वीडियो उसी विश्लेषण पर आधारित है। इसे जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं आबा मालकर हूं। लोकसभा चुनाव जीतते समय बीजेपी ने कई रीजनल या छोटी पार्टियों को अपने साथ कर लिया था। मोदी ने इस बात का ध्यान रखा कि ये क्षेत्रीय पार्टियां सत्ता के समीकरण पर हावी न हों। कई राज्यों में उनके भाजपा के इस रुख पर बढ़ता रिस्पॉन्स पॉलिटिकल एनालिस्ट को हैरान कर रहा है, क्योंकि जहां अब तक बीजेपी जहां पैर नहीं जमा पा रही थी, वहां अब बीजेपी ने पैर जमा लिए हैं और वोटर वहां कड़वी रीजनल पहचान वाली पार्टियों को पीछे छोड़कर बीजेपी को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। कई एनालिस्ट इसकी पहेली को सुलझा नहीं पाए हैं। इंदिरा जी और उनके वंशजों ने रीजनल अस्मिता को रौंदा, जहां रीजनल अस्मिता और उस अस्मिता का राजकारण करने वाली पार्टियां मुख्य रूप से आगे आई थी। बीजेपी के मामले में वैसी स्थिति नहीं रही है, इसलिए रीजनल पार्टियों को झटका लग रहा है। लेकिन इसकी एक और वजह है। पिछले 2 दशकों में रीजनल पार्टियों की ताकत बढ़ने के बाद उनके नेताओं ने सेंट्रल या नेशनल पॉलिटिक्स में बेमतलब के खेल खेलने शुरू कर दिए थे। ममता, जयललिता, चंद्रबाबू नायडू या लालू प्रसाद, मुलायम जैसे रीजनल नेताओं ने नेशनल इंटरेस्ट के लिए अपने लोकल या पर्सनल इंटरेस्ट को कुर्बान करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। इस वजह से भारतीय जनता में एक आम बेचैनी थी। आज ममता का बीजेपी को विरोध करने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को सपोर्ट करना या डीएमके का तमिल टाइगर्स को सपोर्ट करना, जिसने भारत सरकार की नीतियों को बिगाड़ा है, तमिल लोगों को भी परेशान करता है। कांग्रेस ने कभी ऐसी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा या उनकी परवाह नहीं की। ऐसे कई राज्यों से नेशनल पॉलिटिक्स का बहाव इसलिए रुक गया था क्योंकि कांग्रेस ने ऐसे अलग थलग पड़े क्षेत्रीय लोगों को जोड़ने के बजाय रीजनल पार्टियों को कमजोर करना पसंद किया। अब यह फिर से बहता हुआ दिख रहा है। नोटबंदी या सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दे रीजनल पार्टियों के लिए नहीं है। कश्मीर पर तृणमूल या डीएमके का इंटरेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी पार्टियों ने पिछले 2 दशकों में उस पॉलिसी में पार्लियामेंट में अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था। वो बात आम भारतीयों को परेशान करती थी और करती है। आम लोगों का ऐसी पार्टियों और नेताओं में रीजनल इंटरेस्ट होता है, लेकिन उनके नेशनलिस्ट रुख ने लोगों को परेशान किया था। बीजेपी ने उसी रीजनल पहचान को बचाए रखा और नेशनल रुख से छेड़छाड़ को रोकने की कोशिश की। उसने लोकल लीडरशिप बनाई और उसे रीजनल स्वायत्ता दी। इसीलिए रीजनल पार्टी पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, असम, उत्तराखंड जैसे कई राज्यों में रीजनल पार्टियों को खत्म करने के बाद नेशनल पार्टी बीजेपी उन राज्यों को वापस नेशनल मेनस्ट्रीम में खींचती दिख रही है। इससे अलग अलग राज्यों की रीजनल पार्टियां प्रभावित हो रही हैं। दूसरे राज्यों की तो बात ही छोड़िए। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो आधी सदी पहले नेशनल मेनस्ट्रीम से बाहर हो गया था। पिछले 4 दशकों में वहां सिर्फ 2 रीजनल पार्टियों के बीच ही लड़ाई हुई है। किसी भी नेशनल पार्टी को 2 रीजनल पार्टियों में से किसी एक की ही शरण लेनी पड़ती है। आज वे दोनों द्रविड़ पार्टियां घबराई हुई हैं, सोच रही हैं कि अगर रजनीकांत बीजेपी में शामिल हो गए तो क्या होगा। लालू मुश्किल में है और नीतीश ने अपनी रीजनल पहचान मानकर मोदी का दामन थाम लिया है। अखिलेश, मायावती हार गई है और ममता भी हारी है। ये रीजनल पार्टियों पतझड़ नहीं है, बल्कि नेशनल ट्रेंड के विरोध में काम करने की उनकी जिद है, जिसने उन्हें इस हालत में पहुंचाया है। अगर उन्होंने अपनी जिद सिर्फ राज्य और उसके हितों तक ही सीमित रखी होती, तो उनकी ये हालत नहीं होती। महाराष्ट्र में शिवसेना अब जब गठबंधन से पहले मौजूद कई रीजनल पार्टियां आज लगभग खत्म हो चुकी हैं। 6 दशक पहले कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट,
रिपब्लिकन और शेकाप जैसी पार्टियां संयुक्त महाराष्ट्र समिति के नाम पर कांग्रेस के विकल्प के तौर पर वाकई मजबूत थी। ऐसी पार्टियों ने गैर कांग्रेसी राजनीति के अपने सिद्धांतों को छोड़कर प्रोग्रेसिविज्म का मुखौटा पहन लिया और उनका पतन शुरू हो गया। जातिवादी सेना अब जब गठबंधन को खत्म करने के जोश में उन्होंने कांग्रेस को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और आज उनमें से किसी का कोई नामो निशान नहीं बचा है। यह तो तय है कि समय के साथ पार्टी का असली रूप बदलेगा, लेकिन पार्टी का असली सिद्धांत हारने की स्थिति में पहुंच गया है, जिसका मतलब है कि आपका अवतार खत्म हो गया है। 1995 के बाद ज्यादातर प्रोग्रेसिव पार्टियां और खासकर रीजनल प्रोग्रेसिव पार्टियां बीजेपी को खत्म करने के नाम पर कांग्रेस का शिकार हो गई और उनका कांग्रेस विरोधी पार्टी होने का मुखौटा उतर गया। यहीं से उनका पतन तय हो गया। महाराष्ट्र में प्रोग्रेसिव न के बराबर थे। इसकी तुलना में उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में तथाकथित प्रोग्रेसिव पार्टियों की ताकत बहुत ज्यादा थी। उनकी राजनीति कांग्रेस के विरोध पर आधारित थी। कांग्रेस के साथ उनके गठबंधन से जो खालीपन आया उसे बीजेपी ने भर दिया। ये जगह नॉन कांग्रेसी पॉलिटिक्स के लिए थी। सीधे शब्दों में कहें तो डूबती कांग्रेस को सपोर्ट करने गए कैडर उसे बचा नहीं पाए। लेकिन डूबती कांग्रेस की वजह से रीजनल पावर वाले कैडर या लोकल पार्टियां डूब गई। एक तरफ इन पार्टियों ने अपनी पहचान खो दी, तो दूसरी तरफ बीजेपी रीजनल लीडरशिप के जरिए वहां अपनी नेशनल पॉलिटिक्स को बढ़ाती रही। इसीलिए कांग्रेस के ऑप्शन के तौर पर खड़ी पार्टियां और नेता मारे जा रहे हैं। यह कहने के बजाय कि बीजेपी ने उन्हें खत्म कर दिया, यह कहना सही होगा कि उन्होंने खुद सुसाइड का रास्ता अपना लिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल राज्यों में बीजेपी मुख्य रूप से कांग्रेस के खिलाफ एक रीजनल पार्टी के तौर पर खड़ी थी। इसी तरह कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में सोशलिस्ट, जबकि बंगाल और केरल में कम्युनिस्ट रीजनल पार्टी के तौर पर खड़े हो पाए। वोटरों ने उन्हें कांग्रेस के ऑप्शन के तौर पर उनकी सोच की प्रोग्रेसिव सोच से भी ज्यादा स्वीकार किया। लेकिन 2-3 दशक पहले वो अपनी असली बुनियाद भूल गए और कांग्रेस को बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का आत्मघाती कदम उठाया। इसमें उन्होंने जो गैर कांग्रेसी राजनीति की जगह खाली की थी, उस पर बीजेपी के लिए कब्जा करना आसान हो गया। जहां भी ऐसा खालीपन नहीं मिला, वहां बीजेपी अपनी कोशिशों के बावजूद इन 2 दशकों में अपनी जगह नहीं बना पाई। केरल और बंगाल इसका सबूत है। जनता परिवार में समाजवादियों ने ये बीजेपी विरोधी आंदोलन शुरू किया और उनके अपने अपने इलाकों में उनका पहला सफाया हुआ। उस दौरान भी बंगाल और केरल में कम्युनिस्ट बीजेपी से निपटते हुए भी कांग्रेस के खिलाफ डटे रहे और उनकी बुनियाद बनी रही। लेकिन 2004 में वे भी सोनिया के जाल में फंस गए और यूपीए का जुआ उठा लिया और उनका पतन शुरू हो गया। हालांकि बाकी क्षेत्रीय पार्टियां लोकल हैं, लेकिन उनमें से जो ऐसी प्रोग्रेसिव बकवास में उलझ गई, उनकी भी बुनियाद खत्म हो गई। इसके अपवाद के तौर पर हम बंगाल की ममता की तृणमूल कांग्रेस और ओडिशा के बीजू जनता दल को देख सकते हैं। उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वे कांग्रेस से दूर होते हुए उसके करीब जाने से बचते रहे। वे ऐसे बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं। शिवसेना जैसी कुछ दूसरी पार्टियां महाराष्ट्र में अपनी पुरानी पार्टियों के रास्ते पर जाती दिख रही हैं। असलियत यह है कि शिवसेना ये देखना भी नहीं चाहती कि समाजवादी पार्टी और शेकाप के पतन का कारण क्या था। 1990 के आसपास शिवसेना बीजेपी की पहली साथी थी। अकाली दल कांग्रेस के कट्टर विरोध की वजह से बीजेपी में शामिल होने वाली दूसरी पार्टी थी। इन पार्टियों ने कभी बीजेपी की नेशनल पॉलिटिक्स से छेड़छाड़ नहीं की, नहीं कोई मांग की। लेकिन 1996 के बाद एनडीए के तौर पर गठबंधन में आई दूसरी पार्टियों ने समय समय पर बीजेपी पर कई शर्तें लगाई। लेकिन अकाली और शिवसेना ने कभी बीजेपी से दूरी नहीं बनाई। 2014 के विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर शिवसेना और बीजेपी में झगड़ा हो गया और चौथाई सदी की दोस्ती खत्म हो गई।
उसके बाद दोनों अपने दम पर लड़े और बीजेपी ने ज्यादा वोट और सीटें जीतकर साबित कर दिया कि वह राज्य में नंबर 1 पार्टी है। तब से सत्ता में आने के बाद भी शिवसेना एक कट्टर विरोधी की तरह बीजेपी से आलोचना झेल रही है। बीजेपी के नेता भी शिवसेना पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते। शिवसेना जैसी ही एक रीजनल पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी पवार के एक पिलर वाले टेंट पर खड़ी है। बाला साहेब ठाकरे की पॉपुलैरिटी से पली भरी शिवसेना पार्टी के लिए आज मुंबई के बाहर की पॉलिटिक्स में पैर जमाना नामुमकिन हो गया है, जबकि पूरे राज्य में उसकी पहचान है। इसलिए शिवसेना लीडरशिप बाद में असेंबली में मिली सफलता का फायदा नहीं उठा पाई है। चूंकि मौजूदा लीडरशिप अनुभवहीन है और उसके सलाहकार भी उतने ही छोटी सोच वाले हैं, इसलिए राज्य में बाकी चुनौतियां बीजेपी के लिए आसान हो गई हैं। देवेंद्र फडणवीस जैसे युवा नए मुख्यमंत्री बिना किसी मदद के 3 साल तक आसानी से माइनॉरिटी सरकार चला पाए। ये उनकी और बीजेपी की सफलता से ज्यादा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की रीजनल पार्टी लीडरशिप की नाकामी है। इन पार्टियों ने गलतियों को पहचानने और सुधारने के बजाय उन्हें नकार कर लगातार अपनी नाकामी को अंजाम दिया है। विपक्ष के लिए विपक्ष और उसके साथ चलने वाला बचपना पिछले 3 सालों में बीजेपी, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वरदान साबित हुआ है। उन्हें गंभीरता से पॉलिटिक्स करके विपक्ष को हराने का कोई चैलेंज नहीं आया है, क्योंकि 21वीं सदी में भारत बहुत बदल गया है। 1980 और 1990 के दशक में चली पॉलिटिकल चालें अब पुरानी हो चुकी है। पॉलिटिकल दोस्ती या चुनाव जीतने के नियम बदल गए हैं। मोदी शाह की जोड़ी ने नए नियम बनाए हैं। उन्हें पहचान कर या स्टडी करके ही भाजपा को हराया जा सकता है। लेकिन इस जोड़ी की खुशकिस्मती से कोई भी नेशनल या रीजनल पार्टी या नेता उस सच्चाई पर गौर करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा 21वीं सदी और इस पीढ़ी के भारतीयों की उम्मीदें भी बदल गई हैं। चूंकि उनमें से कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए विपक्षी पार्टियों की ताकत कम हो गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो अमित शाह बंगाल, केरल, ओडिशा या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी को इतना बड़ा नहीं कर पाते। पॉलिटिकल स्टडीज के फील्ड में ये एक और कमाल की बात है कि पिछले 2-3 सालों में नेशनल या रीजनल पार्टियों की हार का एनालिसिस भी कोई नहीं करता। जाहिर है, इससे मोदी शाह अजय लगने लगे हैं। भाजपा एक चुनावी लड़ाई जीतता है और तुरंत अगले की रणनीति बनाता है, और रीजनल पार्टियां, विपक्ष अभी तक मोदी शाह को कोसने में ही मशगूल है, तो फिर रीजनल पार्टियों का दमन कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आबा मालकर मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।